प्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के मद्देनजर कल हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने कुलभूषण भारद्वाज और अभिषेक गौड़ समेत कई वेद नेताओं को नजरबंद किया। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लेट अस मूव फॉरवर्ड नामक के अभिनव कॉमिक बुक लॉन्च करेंगे, जिसे एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन ने आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने वाली एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। केन्या के रक्षा मामलों के कैबिनेट सचिव अदन बेयरजुले भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केन्या के अपने समकक्ष अदन बेयरजुले के साथ वार्ता करेंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री जुले के गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का दौरा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के कथित सफल कार्यान्वयन के 9 साल पूरे हो गए हैं। PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों को एक दुष्शक्ति से मुक्ति दिलाने का जश्न मनाने का त्योहार बताया था। सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को आगामी 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में इसरो ने बताया कि इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दिन के 11:50 पर छोड़ा जाएगा। यह उपग्रह सूर्य और धरती के बीच लैंग्वेज बिंदु L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ब्रिटेन के हवाई यातायात नियंत्रण व्यवस्था के नेटवर्क में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने का दावा किया गया है। तकनीकी खराबी के कारण ब्रिटेन आने और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ रहा था। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कई उड़ानें देरी से चल रही थी और कई रद्द हो गई थी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय हवाई यातायात सेवा NATS ने कहा है कि तकनीकी समस्या के कारण स्वतः उड़ान संचालन की प्रक्रिया की क्षमता प्रभावित हो रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बामियान प्रांत में बांदे अमीर राष्ट्रीय पार्क में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अफगानिस्तान के नैतिकता कार्यवाहक मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने कहा है कि महिलाएं पार्क के भीतर हिजाब नहीं पहनेंगी। उन्होंने मौलवियों और सुरक्षा एजेंसियों से इसका समाधान निकाले जाने तक महिलाओं को पार्क में जाने से रोकने को कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वनपिन ने कल पेइचिंग में आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कल यानी 30 अगस्त से चीन आने वाले लोगों को प्रवेश पूर्व कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड या एंटीजन परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चीन इंटरनेट नेटवर्क सूचना केंद्र ने कल 52वीं चीन में इंटरनेट विकास पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जून 2023 तक चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1,79,00,000 तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2022 की तुलना में 1,10,90,000 अधिक थी। पूरे चीन में इंटरनेट प्रवेश दर 76.4% तक पहुंच गई है। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर है। मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका है। बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने वाले सभी दल मुंबई में भी साथ आएंगे। 12 और दल इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक ने पीएम मोदी और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 26 दल शामिल थे, जो मुंबई की बैठक में बढ़कर 38 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन से 12 छोटे राजनीतिक दल जुड़ सकते हैं। इन 12 दलों में पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, पूर्व सांसद राजू शेट्टी की पार्टी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन सहित अन्य छोटे दल हैं। महाराष्ट्र के इन 12 छोटे दलों ने MVA से अलग अपना एक ग्रुप बनाया था और बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस ग्रुप से संपर्क किया था और इंडिया गठबंधन का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद इन 12 दलों ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक को कामयाब बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में कुल 18 नेता हैं। MVA के हर दल के 6 नेताओं को इस ग्रुप में जगह दी गई है। सुपर 18 में प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत, अशोक चौहान, नाना पटोले और जयंत पाटिल शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इस समिति की तरफ से सारी व्यवस्था की जा रही है।
इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में कई और दल शामिल होंगे। मुंबई बैठक में ही इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला बैठक में ही होगा। किसी भी पद को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद नहीं है। देश को बचाने की लड़ाई में सभी विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। यही एकजुटता पीएम मोदी और बीजेपी को परेशान कर रही है। इंडिया के बढ़ते आकार से बीजेपी धराशायी है। वहीं बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी के तेवर भी काफी तल्ख हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया है कि मोदी सरकार इसी साल लोकसभा चुनाव करा सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ममता ने दावा किया कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इसी साल दिसंबर महीने में लोकसभा चुनाव करवा सकती है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि भगवा पार्टी ने प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि कोई दूसरा राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल न कर सके। सीएम ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो देश को एक निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशंका है कि बीजेपी दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। ममता ने कहा कि तृणमूल ने बंगाल में सीपीएम के 3 दशक लंबे शासन को समाप्त किया था और अब वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी। बंगाल की सीएम ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से डरी हुई है और इसी डर से वो समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान करने की तैयारी में है। चुनाव कभी भी हो, जब भी होंगे, हम उन्हें हरा देंगे। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी के रूप में बदल दिया है। अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो ये हमारे देश को नफरत का देश बना देंगे। ममता के इस आरोप पर बीजेपी का क्या रुख रहता है, अब वो देखना होगा। इधर कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। अडानी ग्रुप विदेश में एक और बड़ी डील की तैयारी में है। गौतम अडानी ग्रीस में एक यूनानी पोर्ट का अधिग्रहण करने वाले हैं। वही दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने भी ग्रीस के दौरे पर इस डील पर चर्चा की थी। द टेलीग्राफ अखबार ने एक रिपोर्ट में ग्रीक सिटी टाइम्स के हवाले से लिखा है कि पीएम मोदी ने अपने 1 दिवसीय ग्रीक दौरे के दौरान ग्रीस के पोर्ट्स के अधिग्रहण को लेकर चर्चा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ग्रीस के पोर्ट्स के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें अडानी ग्रुप 1 से ज्यादा पोर्ट का अधिग्रहण कर सकता है। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी अभी अभी ग्रीस की यात्रा से लौटे हैं। वहां उन्होंने ग्रीस के पोर्ट्स में दिलचस्पी भी दिखाई थी। अब खबर है कि अडानी ग्रुप ग्रीस के पोर्ट्स का अधिग्रहण करने वाला है। इसका मतलब है कि हमेशा की तरह इस बार भी मोदी जी की विदेश यात्रा अपने परम मित्र को डील दिलाने के लिए ही थी। यानी मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। कांग्रेस लंबे वक्त से अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने ग्रीस दौरे में कवाला और वेलोस पोर्ट के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे भारत के यूरोप में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्ट मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस अधिग्रहण में अडानी ग्रुप के सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पीएम मोदी पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। मोदी सरकार पहले ही अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप झेल रही है। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस ने सड़क से संसद तक सरकार को घेरा था और जेपीसी जांच की मांग की थी। लेकिन पीएम मोदी अब तक अडानी मुद्दे पर खामोश हैं। अडानी के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है। नूंह में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन और राज्य सरकार अलर्ट पर है। ऐसे में नूंह में एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे हिंदू संगठन घुटनों पर आ गए। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। नूंह में शांतिपूर्ण तरीके से 51 लोगों की सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली गई। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के नेतृत्व में साधु संतों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच नलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। जिले की सभी सीमाओं पर लगाए गए नाकों पर पुलिस बल की मौजूदगी रही। जल अभिषेक यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने भी साधु संतों के साथ जल अभिषेक किया। वहीं जल अभिषेक के लिए जाने की तैयारी कर रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर सेक्टर 11 के मंदिर में जल अभिषेक करवाया। बीजेपी नेता मोतीराम शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मोतीराम शर्मा शोभा यात्रा आयोजन समिति के सदस्य हैं। उनके नाम की शोभा यात्रा में शामिल होने की स्वीकृति भी थी। दरअसल पिछली बार जब जुलाई में शोभा यात्रा निकाली गई थी तब नूंह में हिंसा भड़क गई थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, इसलिए प्रशासन अब एहतियात बरत रहा था। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हम पूरी जांच कर रहे हैं। नूंह में अब तक 300 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें अभी जांच चल रही है। कांग्रेस के विधायक मामन खान को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा है, क्योंकि मामन खान की गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों ने नूंह में हिंसा फैलाने में साजिश की है।
नूह में प्रशासन की सख्ती से हिंदू संगठनों के मंसूबों को झटका लगा है। वहीं तेलंगाना की सत्ता पर काबिज केसीआर को बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां और बढ़ती ताकत ने बीआरएस को मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस और वाम दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव को देखते हुए राज्य में कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कर्नाटक में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आने की तैयारी में है। वहीं तेलंगाना में सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों ने गठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सबसे पुरानी पार्टी के तेलंगाना प्रभारी माणिकराव ठाकरे और एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी ने रविवार को हैदराबाद में सीपीआई के राज्य सचिव कुनाब ने भी संबशिवा राव से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि सीपीआई ने राज्य में बीआरएस को हराने के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। चर्चा के दौरान सीपीआई नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पार्टी के प्रभाव पर प्रकाश डाला। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने कथित तौर पर 4 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, जिसमें हुस्नाबाद, मुनुगोडे, बेल्लमपल्ली और कोठागुडेम की सीट शामिल है। इसके जवाब में माणिकराव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि पार्टी हाईकमान ही इस पर फैसला लेगा। कांग्रेस की ओर से राज्य के नेता सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें देने की तैयारी दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से राज्य के नेता सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें देने को तैयार दिख रहा है। ऐसे में दोनों ही दलों के बीच गठबंधन को लेकर बैठक में कोई फैसला हो सकता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से अलग चर्चा हो सकती है और संकेत इसी बात के हैं कि 1 सप्ताह के अंदर गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूती बीआरएस की हार है। इधर खड़गे ने भी 2024 में पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणी की है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले पीएम मोदी अब सिर्फ हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की पोल खोली है। खड़गे के इस वार से बीजेपी में हलचल मच गई है। तो क्या कह गए खड़गे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पीएम मोदी की तरफ से रोजगार मेले के दौरान सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर बांटने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसे लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि जिनको प्रमोशन दिया गया है उनकी भी संख्या ज्यादा दिखाने के लिए रोजगार मेले में नौकरी के पत्र बांटे गए। ये युवाओं के साथ छल है। उन्होंने लिखा है, ईएमआई, एम्पैथी, मैनिपुलेटिव इंस्टॉलमेंट्स, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर मोदी जी हमारे युवाओं को इस तरह के ईएमआई के रूप में कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं। आज भी बांटेंगे। ताजा समाचारों से पता चला है कि इन सरकारी नौकरियों में उनके नाम भी हैं जिनको प्रमोशन मिला है। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां और 21 व्यक्तियों के प्रमोशन को मंजूरी दी। रोजगार मेला आयोजनों के दौरान इनको भर्ती पत्र जारी किए गए थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा है कि 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 38 में से 18 प्रमोशन के मामले शामिल हैं। मोदी जी, अगर आपको युवाओं के भविष्य की रत्ती भर भी चिंता होती तो आप ये पीआर स्टंट में शामिल होकर उनकी आकांक्षाओं से खिलवाड़ नहीं करते। देश के युवा भाजपा के झूठ, जुमले और विश्वासघात को पहचान चुके हैं और 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। खड़गे के इन आरोपों से बीजेपी में खलबली मच गई है। चुनावी साल में पीएम मोदी अपनी छवि चमकाने में लगे हैं तो विपक्ष लगातार सच को सामने लाकर बीजेपी की पोल खोल रहा है। अब देखना होगा कि खड़गे के इन आरोपों पर पीएम मोदी और बीजेपी नेता क्या कहते हैं।